गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पूर्वा मंडलोई मैम की 5 मार्कर की कॉपी को देख रहे हैं। 3 मार्कर हमने पुराने वीडियो में देख लिए थे और भी आगे हम अन्य विषयों के 3 मार्कर को देखेंगे, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। देखिए 5 मार्कर में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी के बारे में प्रश्न था। ज्वालामुखी गतिविधियों पर निर्मित भू आकृतियों पर प्रकाश डालिए, मतलब ज्वालामुखी से जो भू आकृतियाँ बनती है उस पर प्रकाश डालिए। तो इन्होंने क्या किया है, पहले क्या होता था, आधा पेज मिलता था, अब तो पूरा पेज मिलने लगा है। तो आधे पेज में इन्होंने कैसे मैनेज किया, इन्होंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया साइड में और एक तरफ इन्होंने नाम लिख दिए, क्रेटर, कॉल्डेरा, ज्वालामुखी, शंकु। ठीक है, तो जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये क्रेटर होता है। क्रेटर मतलब ये वाला एरिया, ऊपर ऊपर जो प्याले है जैसी संरचना बनी है इसको हम क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो ये काल्डेरा का रूप लेता है। और ज्वालामुखी शंकु जो होता है ये एक शंक्वाकार एक आकृति बनती है, इसको हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये तो बाह्य स्थलाकृतियाँ हो गई जो हमको पृथ्वी से देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी आकृतियाँ भी होती है जो ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्तर पर आकृतियाँ बनती है, जैसे लेकोलिथ, बेथोलिथ, फेकोलिथ। ठीक है, अंतर्वेदी, सील, सीट, डाइक, तो इस तरह की भी संरचनाएं देखने को मिलती है। शायद यहाँ पर जगह कम थी इसलिए उन्होंने आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा नहीं की। ठीक है, अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखा के बीच व्यापारिक पवनों की चक्राकार गति को कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनों की चक्राकार गति। अब जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच की जो स्थिति होती है यहाँ पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। और 33 डिग्री, ये हम यूँ कहें कि 40 डिग्री के बाहर 60 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। 60 से ऊपर 90 तक ध्रुवीय पवनों का प्रभाव हुआ करता है। ठीक है, तो व्यापारिक पवनों की बात कही यहाँ पर। साथ ही इन्होंने समुद्र पर 200 या 27 डिग्री तापमान पर चक्राकार रूप धारण करती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया। इस तरह से भारतीय जलवायु पर प्रभाव, एक तरफ वर्षा, तापमान का संतुलन, शीत एवं गर्म, जल संतुलन और ऊष्मा संतुलन। मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो भारत की जलवायु पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, तो चक्रवातीय वर्षा कराते हैं, तापमान को संतुलित करते हैं, मौसम को संतुलित करते हैं, जल को संतुलित करते हैं और ऊष्मा को संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर सजेस्ट जो किया है कॉपी चेक करने वाले ने, उन्होंने यहाँ पर विनाशकारी प्रभाव के बारे में भी लिखा है कि ये किस तरह से विनाशकारी प्रभाव भी लाते हैं, इसको भी हमको लिखना है। जैसे जलवायु पर प्रभाव तो लिखे हैं इन्होंने, लेकिन सिर्फ सकारात्मक प्रभाव लिखे, नकारात्मक प्रभाव नहीं लिखे। तो हमको अपने उत्तर को बहुआयामी बनाने के लिए नकारात्मक प्रभावों को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पूछे गए थे। तो इन्होंने एक तो हिमालय की स्थिति लिखी, कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित जो हमारा जो क्षेत्र है वो कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। ठीक है, सूर्य का तप, उच्चावच, व्यापारिक पवने, चक्रवात। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग पॉइंट इन्होंने यहाँ पर शामिल किए हैं और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। अब इनको सजेस्ट क्या किया है, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी को इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जो तापमान को प्रभावित करने वाले या जलवायु को प्रभावित करने वाले एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ करते हैं, तो इसको भी यहाँ पर शामिल किया जाना था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, विशेषताओं में लिखा वर्षा वाहिनी नदी तंत्र, मतलब जो वर्षा होती है तभी प्रभावित होते हैं, सदाबहार नदियाँ नहीं होती है, मतलब
केवल 4 महीने बहती है, पूरे 12 महीने इनका प्रवाह नहीं होता। उद्गम के बारे में इन्होंने लिखा कि पर्वतीय क्षेत्र, तो काट के इनको सजेस्ट किया कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र लिखना चाहिए था। मुहाना समुद्र में बनाती है, ठीक है, पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ मुहाना बनाती है सारी नदियाँ। इसके बाद डेल्टा का निर्माण करती है, सहायक नदियाँ जो है होती है, और उद्योग, कृषि, सिंचाई, नौकायन में इसका महत्व है। तो ये जो है इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में 5-6 विशेषताएं लिखने की कोशिश की, जो बेहतरीन पॉइंट भी थे, ठीक है। 5वें प्रश्न में इन्होंने लिखा, कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, ठीक है। तो कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, जैसे आपका चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, है ना, वस्त्र उद्योग जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब जो है कृषि आधारित उद्योग है। उर्वरक निर्माण उद्योग हो गया, है ना, तो कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब अगर आप वस्त्र उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ पर कपास की उपलब्धता होनी चाहिए। चीनी उद्योग लगा रहे हैं तो गन्ने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। परिवहन के उचित साधन होने चाहिए, ठीक है, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब उद्योग को लगाने के लिए वहाँ पर आसपास का एरिया को डेवलप करने के लिए भूमि की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। भू कानून भी सरल होना चाहिए, जिसको हम भूमि अधिग्रहण कानून बोलते हैं, वो भी सरल और आसान होने चाहिए। श्रम और तकनीक की उपलब्धता होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज और भंडार गृह होने चाहिए, और खाद्य प्रसंस्करण इकाई और बाजार उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम बहुत व्यवहारिक तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमको ये आसानी से याद आ जाएगा कि कृषि आधारित उद्योगों को स्थानीयकरण करने के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण पर लेख लिखिए। तो कोयला भंडारण पर मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने। उसके बाद साइड में मैप बना करके इन्होंने मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को दर्शा दिया है, ठीक है। सिंगरौली के बारे में लिखा है, सबसे मोटी परत है यहाँ पर। सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जोहिला, मोहपानी, पाथरखेड़ा और कान्हा एवं पेच, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है सब मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र वाले जो जो एरिया है इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। फिर जनजातियों की आर्थिक समस्याएं, उनके समाधान के बारे में पूछा, ठीक है। तो एक तरफ उन्होंने समस्याएं लिखी और एक तरफ समाधान लिखा। इसी को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप कम जगह पर अधिक से अधिक तथ्यों को, अधिक से अधिक बातों को कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दो। इसको बोला जाता है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करना। देखिए ये इनकी कॉपी पे यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। मध्य मध्य प्रदेश में जनजातियों की आर्थिक समस्या क्या क्या है? ऋणग्रस्तता है, गरीबी बेरोजगारी है, सीमित रोजगार है, भूमिहीन कृषक है, आजीविका के स्रोतों का न होना और संस्थागत ऋण उपलब्ध न हो पाना, ठीक है। इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जैसे मुद्रा योजना के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। रोजगार के अवसर देना, संस्थागत ऋण प्रदान करना, जैसे स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया जो नीति है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास करना, और वन उपज पर अधिकार उपलब्ध कराना, जो पेशा अधिनियम के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। कुशल सिंचाई से आप क्या समझते हैं? यह जल प्रबंधन में किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो कुशल सिंचाई के बारे में क्या लिखेंगे हम? जल का उपयोग कृषि कार्यों में उन्नत तरीके से किया जाना, ठीक है। तो कुशल सिंचाई तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो जल है हमारे पास, उपलब्ध जल है, उसका कृषि कार्यों में या कृषि में जो सिंचाई होती है उसमें उन्नत तरीके से करना, मतलब कम पानी की को लेकर के, कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना, ठीक है। जैसे ड्रिप पद्धति हो गई, स्प्रिंकलर पद्धति हो गई, जो छिड़काव के माध्यम से किया जाता है, स्प्रे, ठीक है। जल प्रबंधन में सहायक क्या क्या है? और जल का संरक्षण, ठीक है, जल का सदुपयोग, अतिरिक्त जल का संग्रहण,
मृदा की उर्वरता व नमी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इसको हम नमी बनाए रखना, फसल उत्पादन में सहायक, ठीक है। तो जल के प्रबंधन में ये 5 तत्व जो है वह सहायक है, ठीक है। सूखे से बचाव, जल का सदुपयोग करना, अतिरिक्त जल का क्या लिखा है इन्होंने, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी हम। संग्रहण करना, मृदा उर्वरता नमी बनाए रखना और फसल उत्पादन में सहायक, ठीक है। अब 2 प्रश्न और है जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसका महत्व बताइए। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में लिखा है, सूर्य से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है, ठीक है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य, सूक्ष्म और रेडियो तरंगें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रश्न की डिमांड पूरी नहीं की है, इन्होंने केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में लिखा है, महत्व नहीं बताया है। गामा किरणों का क्या महत्व होता है, एक्स किरणों का क्या महत्व होता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का क्या महत्व होता है, अवरक्त का क्या होता है। तो इसके बारे में भी एक एक पॉइंट अगर ये यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि स्पेस तो यहाँ पर दिख रही है बहुत सारी, तो ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जीपीएस की कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जीपीएस को अब हटा दिया गया है सिलेबस से, तो इसके बारे में अब देखने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। वैसे देखना हो तो आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पढ़ के भी सुना ही देता है, एक एक प्रश्न से क्या बचना। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो किसी स्थान, स्थिति, गति की सटीक जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उपग्रह का चित्र भी बना दिया, रिसीवर उपग्रह सब बना दिए हैं। तो ये जो है हमको 1 या 2 नंबर की एज हर प्रश्न में दिलाता है। ऐसे हम चित्र बना दें, प्रेजेंटेशन अच्छा कर दें, तो हमारा कंटेंट थोड़ा सा हल्का होने के बावजूद हमको 1-2 नंबर प्लस में मिल जाता है, ठीक है। उपग्रह में रिसीवर होते हैं, पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल को रिसीव करके विश्लेषण करके उन्हें पुनः पृथ्वी पर भेजते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कार्यप्रणाली भी लिख दी और क्या है ये लिख दिया और चित्र बना दिया, ठीक है। इसको 3 नंबर यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम 11 मार्कर के चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।